हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे मनी के बारे में। मनी के बाद एक बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बैंकिंग। आप सभी जानते हो बैंकिंग दो तरह का होता है, एक कॉमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंकों के बारे में। बच्चों, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उस सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई का फाउंडेशन हुआ 1935 में। 1935 में आरबीआई बनाया गया। रीजन क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो इकोनॉमिस्ट का ये सुझाव था कि वर्ल्ड के हर देश वाले अपने देश में एक सेंट्रल बैंक बनाएं। उसी के तत्वाधान में इंग्लैंड गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई बनाया गया, जो 1935 में बना। 1935 में ये इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर में काम करने वाली एक सब्सिडरी बैंक थी। 1949 में कर दिया जाता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन इस बैंक का किया जाता है 1949 में, क्योंकि 1949 में 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और उसके बाद से भारत इस बैंक का मालिक होता है। एक तरह से आप समझ लीजिए। तो दो क्वेश्चन यहां पे आपकी बात क्लियर हो गया। भारत के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में, नेशनलाइजेशन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि सेंट्रल बैंक के काम क्या है, सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो बच्चों, सेंट्रल बैंक का जो मेन काम है वो है, सबसे पहला काम वो है नोट को इशू करना। पहला इसका फंक्शन हो गया इशूइंग करेंसी। जितने भी आप नोट जानते हो, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सभी नोटों का जो इशूइंग बॉडी है वो है मोनोपोली, ये आरबीआई। बल्कि ये कहना चाहिए कि आरबीआई के पास मोनोपोली पावर है नोट को इशू करने का। आरबीआई नोट इशू करता है 1 रुपए के नोट को छोड़ करके। इससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन नोट इशू करता है तो नोटों में सिमिलैरिटी बनी रहेगी, नोट एक जैसा होगा। अगर आप सोच लीजिए, जरा कल्पना करिए कि इंडिया में अभी तो कुछ बैंक मर्ज हो गए, अदरवाइज 19 कॉमर्शियल बैंक थे। अगर 19 कॉमर्शियल बैंक सब अपना अपना नोट इशू करने लगते तो कितनी दिक्कत आती। हो सकता है किसी बैंक का नोट बहुत शानदार होता, किसी बैंक का नोट बड़ा खराब टाइप का होता। लोग कहते हैं कि नहीं, हमको पंजाब नेशनल बैंक वाला नहीं, हमको स्टेट बैंक वाला नोट चाहिए, या कोई कहता कि हमको बैंक ऑफ बड़ौदा वाला नोट चाहिए। अभी आप बड़े आसानी से देख के 2-4 निशान आपने याद कर लिया हुआ है कि ऐसा होगा तो नोट ओरिजिनल है, ऐसा होगा तो डुप्लीकेट है। सपोज करो अगर ये 19 तरह के बैंक होते और 1900 बैंक नोट इशू करते, क्या आप सारे नोटों की पहचान याद कर पाते? ऐसा संभव ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है
आरबीआई का वो है इशूइंग करेंसी। सिर्फ और सिर्फ इसी के पास ये पावर है नोट को इशू करने का। ओके, भारत में जो नोट इशू होता है उसका एक फॉर्मूला है, उसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली। 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी ये रख करके आरबीआई के पास ये पावर है, वो अनलिमिटेड नोट इशू कर सकता है। इसमें दोनों चेंज भी हो सकते हैं, 85 करोड़ का गोल्ड, 115 करोड़ की सिक्योरिटी। इतना कंपल्सन है, इसी को कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ओके बच्चों, तो पहला काम हो गया इशूइंग करेंसी। आरबीआई का दूसरा काम है बैंकर्स ऑफ द बैंक। बच्चों ये सभी बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई में किसी इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं हो सकता है, बैंकों का अकाउंट होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अकाउंट होता है। किसी इंडिविजुअल, किसी आम आदमी का अकाउंट नहीं हो सकता। और इससे बड़े फायदे हैं बैंकर्स ऑफ द बैंक से। आपने देखा होगा कि सपोज मेरे पास एटीएम है इंडियन ओवरसीज बैंक का और मैं जनरली पैसा निकालता हूं एचडीएफसी बैंक से। एटीएम है मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक का, मेरा अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक का, मेरे पैसे इंडियन ओवरसीज बैंक में हैं और मैं आराम से एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक से पैसे विड्रॉ करता हूं। अब आप ये सोचिए कितना टिपिकल होता होगा कि मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक का एटीएम एचडीएफसी के एटीएम से मैंने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। अब एचडीएफसी को वो 20,000 रुपए इंडियन ओवरसीज से कैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट से तो 20,000 कट गया और वो पैसा मिलना है एचडीएफसी को। अब ये सोचिए अगर यहां पे सेंट्रल बैंक नहीं होता तो कितना टिपिकल काम है कि हर ट्रांजैक्शन पे वो बैंक दूसरे वाले बैंक के पास जाता और अपने पैसे लेता देता। लेकिन यहां क्या है, सबके अकाउंट आरबीआई में है। मेरा अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में, मैंने 20,000 निकाला, इंडियन ओवरसीज बैंक ने मेरे अकाउंट में डेबिट किया और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक के अकाउंट में 20,000 रुपए डेबिट किया और वही 20,000 क्रेडिट कर दिया एचडीएफसी या जिस बैंक से भी मैंने पैसे निकाले उसके अकाउंट में, और सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आरबीआई जो होता है वो बैंकों को गाइड करता है, बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को खोलने की परमिशन देता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको सुपरवाइज करता है, बहुत कुछ। तीसरा जो रोल है आरबीआई का वो है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक है। इट मींस जितनी सर्विसेज एक कॉमर्शियल बैंक हमको देता है उससे उतनी ही सर्विसेज आरबीआई गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। जैसे आरबीआई के बहुत सारे अकाउंट्स इंडियन गवर्नमेंट के, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे अकाउंट आरबीआई में होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो आरबीआई से लोन लेता है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम करता है। उसको अगर इंटरनेशनल ट्रीटी करनी हो तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट वो फ्री है कि वो कोई भी ट्रीटी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट वो किसी भी कंट्री के साथ मॉनेटरी सिस्टम में कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट का बैंक हो गया।
चौथा पॉइंट ये है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ये कॉमर्शियल बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है। जब कॉमर्शियल बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिलता तब आरबीआई उनको प्रॉमिस किया रहता है कि वो पैसा हम आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे क्रेडिट क्रिएशन। कॉमर्शियल बैंकों के पास जितना डिपॉजिट होता है कॉमर्शियल बैंक उससे कई गुना ज्यादा उधार दे देते हैं। कई गुना ज्यादा उधार दे कैसे देते हैं? अगर सारे लोग पैसा निकालने आ जाएं तो बैंकिंग सिस्टम हमारी चरमरा जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहां पे आरबीआई का ये एक्ट बहुत मदद करता है। इसी बेसिस पे वो ढेर सारा क्रेडिट क्रिएशन करते हैं कि उनको पता है कि कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो आरबीआई हमारे लिए उधार देने को तैयार बैठा हुआ है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो डेटा आरबीआई कलेक्ट भी करता है, आरबीआई पब्लिश भी करता है, आरबीआई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लेकर के उसको पब्लिश करता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारी डे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी बढ़ी कितनी घटी, पर वीक आरबीआई के गवर्नर टीवी पे आके बताते हैं कि इस हफ्ते में महंगाई इतने % से बढ़ के इतना हो गया, या इन चीजों की महंगाई हमारे देश में घटा है। आईआईपी आपने क्लास 11th में या कभी पढ़ा होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट डेटा हमारा आरबीआई ही हमको देता है कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस ओर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा लास्ट जो इसका काम है वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व एंड गोल्ड रिजर्व। आरबीआई बच्चों जितना भी पैसा फॉरेन से इंडिया में आता है, बहुत सारे हमारे इंडियंस फॉरेन से पैसा कमा के लाते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट उनका बिजनेस फॉरेन से होता है, वो फॉरेन से पैसे लाते हैं, बहुत सारा डॉलर भारत में रोज मूव होता है। वो सारे फॉरेन करेंसी आरबीआई अपने पास रख के उसको एक्सचेंज करके हमें रुपए दे देता है। तो ये बहुत सारा जो फॉरेन रिजर्व है वो आरबीआई इसको अकाउंटिंग करता है, अपने पास रखता है, और भारत सरकार के पास सोने का भंडार भी है। जो इंडियन गवर्नमेंट के पास जो सोने का भंडार है, उस सोने के भंडार का भी कस्टोडियन हमारा ये आरबीआई ही है। आरबीआई टाइम टू टाइम देश के लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे सब अभी कुछ दिन पहले बिटकॉइन में बूम आया तो आरबीआई के गवर्नर ने सबको बताया कि इससे आप दूर रहें। बहुत सारा जो आरबीआई को ऐसा महसूस होता है कि इस तरह का खतरा हो सकता है हमारे देशवासियों के लिए, उसको भी आरबीआई कंट्रोल करता है, लोगों को जागरूक बनाता है। एक और फंक्शन, जो फंक्शन हम अभी बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब जब कॉमर्शियल बैंक वाले अपने प्रॉफिट के लिए ढेर सारा क्रेडिट बांट देते हैं, ढेर सारा लोन बांट देते हैं। कॉमर्शियल बैंकों के ढेर सारा लोन बांट देने की वजह से इकॉनमी में आ जाती है इन्फ्लेशन या महंगाई। महंगाई इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल का
यूज करता है, या इकॉनमी को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई इस टूल का इस्तेमाल करता है। अब दो तरह की सिचुएशन आ सकती है हमारी स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए। या तो हमारे यहां खूब ढेर सारा इन्फ्लेशन आ रहा है, या हमारी इकॉनमी रिसेशन की ओर जा रही है, सुस्ती में जा रही है, तब भी आरबीआई इसी एक्ट के तहत इकॉनमी को बूस्टअप करता है। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। ये सारे थे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। Next is the credit control by central bank। देखो बच्चों, दो अलग चीजें हैं। क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक के द्वारा होता है, और क्रेडिट कंट्रोल ये होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। दो तरह से आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। फिलहाल हम यहां सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, इकॉनमी में बैंक वालों के एक्सेस लोन बांट देने की वजह से इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है। दो तरह के क्रेडिट कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट इज द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, जब आरबीआई सीधे कॉमर्शियल बैंकों के क्वांटिटी पे अटैक करता है, उनके पैसे को ही कम कर देता है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें बैंक रेट, रेपो रेट या बैंक रेट ऑब्लिक रेपो रेट कह लेना है, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। सेकेंड वन सीआरआर, थर्ड वन एसएलआर, फोर्थ वन ओपन मार्केट ऑपरेशन। हम लोग पहली बात करते हैं बैंक रेट या रेपो रेट का। बच्चों, बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है। अब देखो, दो तरह की लोन देती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है दैट इज बैंक रेट, और जिस रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। फिलहाल सिचुएशन क्या है? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट को बढ़ा देगी। बैंक रेट का मतलब फिर से समझिए बच्चों, जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन दे रही है उसी रेट को हम कहते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। सपोज बच्चों, मैं आरबीआई हूं और आप कॉमर्शियल बैंक हो, बाकी सब जनता है। मैंने आपको लोन दिया 6% पे, और 6% पे आप मुझसे लोन लेकर के 8 या 9% पे आप जनता में उस लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। 3% आप भी फायदे पा रहे हो। अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा दे तो मैं 6% की जगह पे, जो पहले 6% पे आपको लोन देता था, अब अगर मैं वो लोन 9% पे देने लगूं तो आपका जवाब होगा सर तो हम 12% पे बांटना शुरू कर देंगे। बैंक रेट बढ़ने से सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट का इफेक्ट क्या होगा?
इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो दो इफेक्ट क्रिएट होंगे। एक तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो सेविंग इंक्रीज कर जाएगी, लोगों को लगेगा कि बचत करने में बहुत फायदा है, लोग ढेर सारा पैसा बचाना शुरू कर देंगे। जो लोग लोन पे काम करना शुरू कर रहे हैं वो लोन लेना कम कर देंगे, या जिन्होंने लोन लेकर के स्टॉक किया हुआ है सामान को, ढेर सारा सामान स्टॉक कर लिया है, सपोज किसी ने लोन लेके खूब ढेर सारा आलू खरीद के अपने स्टोरेज में स्टोर कर लिया। अब जब बैंक रेट बढ़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, लिए थे वो बैंक से 8% पे लोन, अब अचानक से जब आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो ये हो गया 10 या 11%, उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। अभी तक बैंक का लोन उनके लिए बर्डन नहीं था, लेकिन अब अचानक से बर्डन हो गया। अब वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम बैंक का पैसा चुका दें। बैंक का पैसा जल्दी चुकाने के लिए उनको अपने स्टॉक को खाली करना होगा, और स्टॉक खाली कैसे होगा? अगर हमारे पास सामान है, हम चाह रहे हैं कि तुरंत ये बिक जाए, तो जाहिर सी बात है तभी वो तुरंत बिकेगा जब प्राइस को हम घटाएंगे। तो इसका एक इफेक्ट होगा, सेविंग इंक्रीज होगी, दूसरा लोन लेने वालों की संख्या कम होगी, और बैंक की जो रिकवरी है ये भी बढ़ जाएगी। और इन तीनों का इफेक्ट ये होगा, अगर लोन लोग कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो खर्चा कम करेंगे, डिमांड घटेगा। बैंक का पैसा लोग वापस कर दे रहे हैं, इससे भी डिमांड घटेगा। सेविंग बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब डिमांड घटाएंगे तभी सेविंग भी बढ़ेगा। इन तीनों का इफेक्ट ये होगा कि प्राइस लेवल जो है वो हमारी डाउन हो जाएगी, इन्फ्लेशन हमारा कम हो जाएगा, और यही आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव था। अब नेक्स्ट बच्चों, सीआरआर, एसएलआर या पूरे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पे हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। ओके बच्चों।